फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक और साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसको हम ओसीडी बोलते हैं। ओसीडी स्टैंड्स फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसको हमें समझना है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इसको समझना इसलिए भी जरूरी है कि अब इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी इस बीमारी के पेशेंट जो भी इससे ग्रसित हैं, जो भी इससे सफर कर रहे हैं, वो अभी भी डायरेक्टली हमारे पास नहीं आते हैं। उनको लगता है कि शायद मुझे कोई समझेगा नहीं, मुझे ऐसे विचार कैसे आने लग गए, मैं कहीं पागल तो नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर भी समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, कहीं वो मुझे पागल तो नहीं समझ बैठेंगे। और कई बार फैमिली फैमिली वाले भी पेशेंट को ऑफकोर्स नहीं समझ पाते, बट पेशेंट भी कई बार उन चीज़ों को बताने में या रिवील करने में बड़ा असहज महसूस करता है, क्योंकि उसको लगता है मुझे कोई नहीं समझेगा, ये मुझे बिल्कुल एक अलग से पागलपन जैसी बीमारी हो गई। तो चलो दोस्तों, समझते हैं ओसीडी क्या होता है। जैसे मैंने बोला, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला वर्ड है ऑब्सेसिव, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या होता है? पेशेंट को एक विचार आता है और वो विचार रिपीटेटिवली आता है, वो विचार बार बार आता है, और वो विचार इतनी बार आता है कि पेशेंट को एंजाइटी देने लगता है, क्योंकि पेशेंट को वो उस विचार को हम बोलते हैं ईगो डिस्टोनिक। एक वर्ड होता है ईगो डिस्टोनिक, एक वर्ड होता है ईगो सिंटोनिक। ईगो डिस्टोनिक मतलब पेशेंट को लगता है पहले मैं ऐसा नहीं था, अचानक मुझे ये विचार क्यों आने लग गया। तो वो पेशेंट जो ईगो डिस्टोनिक थॉट है, मतलब वो इट इज नॉट फेमिलियर टू हिज और हर पर्सनैलिटी, मतलब उसकी पर्सनैलिटी पहले वैसी नहीं थी, उसको पहले ये विचार नहीं आता था, अचानक ये विचार आने लग गया। तो पेशेंट को लगता है कि ये क्या बकवास, एब्सर्ड, फालतू का विचार मुझे आने लगे। इसके लिए हम उसको कहते हैं ईगो डिस्टोनिक। मतलब पेशेंट को पता है कि ये चीज ऐसी नहीं है, फिर भी उसको उस तरीके के विचार आ रहे हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं कि नॉट फेमिलियर टू वंस पर्सनैलिटी, मतलब उसकी वैसी जैसी पर्सनैलिटी नहीं है, वैसा उसको विचार आ रहा है, इसलिए हम इसको ईगो डिस्टोनिक कहते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझोगे। तो ऑब्सेशन क्या होता है? एक विचार है जो बार बार आता है, वो विचार इतनी बार आता है कि पेशेंट को एंजाइटी देने लगता है, उसको घबराहट होने लगती है, और वो पेशेंट को पता है कि ये विचार फालतू का है, एब्सर्ड है, नॉनसेंस है, इसलिए पेशेंट उसको रोकने की कोशिश करता है, मतलब पेशेंट उसका सामना करने की कोशिश करता है। पेशेंट को लगता है कि नहीं, ये गलत है, मुझे इसकी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो विचार उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो ऑब्सेशन में क्या क्या हुआ? पेशेंट को विचार बार बार आ रहा है, पेशेंट को विचार इंट्रूसिव है, मतलब बार बार उसकी जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें इंटरफेयर कर रहा है, वो रिपीटेटिव है, पेशेंट को ये भी पता है कि फालतू का एब्सर्ड विचार है, लेकिन पेशेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। ये ऑब्सेशन होता है। अब जब पेशेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो जैसा दिमाग में वो विचार हावी हो जाता है, वैसा पेशेंट को उसको करना पड़ता है। तो जो पेशेंट उसके ऊपर एक्ट करता है उसको हम कंपल्शन कहते हैं, और जो बार बार विचार आता है उसको हम ऑब्सेशन कहते हैं। ऐसे हम इसको ऑब्सेशन एंड कंपल्शन बोलते हैं। और डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी चीज़ जो बार बार आपकी लाइफ में हो रही है और वो आपकी लाइफ में सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन कॉज कर रही है, तो हम उसको बीमारी मानते हैं, हम उसको डिसऑर्डर मानते हैं। तो ये विचार आपको इतनी बार आ रहे हैं कि पेशेंट की उसकी सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। जैसे स्टूडेंट है तो वो स्टडी नहीं कर पाएगा, वो पढ़ाई कर रहा है तो भी ये विचार आ रहे हैं, वो कुछ काम कर रहा है तो भी उसको ये विचार आ रहे हैं, अगर कोई जॉब करने वाला तो अपना जॉब नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जॉब के टाइम पे भी वो विचार आते रहेंगे, इसलिए हम इसको डिसऑर्डर बोलते हैं। अब दोस्तों, इसको हम डिटेल में समझें कि ओसीडी का प्रिवलेंस कितना है। जैसे हम टोटल ग्लोबली माने तो इसका 1 to 3% प्रिवलेंस हम मानते हैं कि 100 में से 1 से 3 लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। जो कोविड के बाद इवन लोग 3 to 5% भी बोलने लग गए। तो आप सोचो, हर 100 में से 3-4 लोग ओसीडी से सफ़र करते हैं, तो ये बहुत काफ़ी कॉमन है। इसलिए जब भी ओसीडी के पेशेंट अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो प्लीज़ समझो कि आप अकेले नहीं हैं, बहुत आप जैसे लोग हैं जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। अब ये बीमारी हो कैसे जाती है, इसके कारण क्या क्या होते हैं? इस बीमारी के बेसिकली कारण हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इसकी टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन से ऑब्सेशन होते हैं, कौन कौन से कंपल्शन होते हैं। तो पहले हम ऑब्सेशंस की बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑब्सेशन। जैसे कि कंटामिनेशन, गंदगी का, पेशेंट को लगता है मेरे हाथ गंदे हैं, मेरी बॉडी गंदी है, मेरा शरीर गंदा है। कोई उसके बेड पे बैठ गया तो उसको लगता है मेरी बेडशीट गंदी हो गई, कोई बाहर से आया तो उसको लगा कि उसने मेरे रूम को गंदा कर दिया। तो कंटामिनेशन दोस्तों सबसे कॉमन ऑब्सेशन होता है, गंदगी रिलेटेड। जैसे आपने हाथ धोए, अगर आप इस बीमारी के पेशेंट
पेशेंट नहीं है, तो आपको एक बार आपने हाथ धोए और आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि भाई मैंने हाथ धो लिए और आप आगे बढ़ जाते हो। बट जब ओसीडी का पेशेंट जो है उसको क्या होता है कि एक बार हाथ धोने के बाद उसको अंदर से पता है कि मैंने हाथ धो लिए, मेरे हाथ साफ हैं, माई हैंड्स आर क्लीन, लेकिन उसको विचार आते हैं कि शायद मेरे हाथ गंदे हैं, शायद मेरे हाथ गंदे, उसको डाउट क्रिएट हो जाता है, जो मैंने बताया कि बार बार रिपीटेटिव थॉट आ रहा है। अब उसको पता है कि मेरे हाथ गंदे हैं लेकिन फिर भी विचार आ रहा है, इसलिए उनको अब्सर्ड मानता है, वो उनको फालतू के मानता है, लेकिन वो इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों कोई भी पेशेंट अपनी बीमारी पे कंट्रोल नहीं कर सकता, बट उसको पता है कि विचार फालतू के हैं, एब्सर्ड है, इसलिए हम इनको ईगो डिस्टोनिक बोलते हैं। बट जब पेशेंट को वो विचार इतने हावी हो जाते हैं तो उसको बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, उसको हम कंपल्शन बोलते हैं। जो विचार आ रहे हैं बार बार गंदगी के, वो ऑब्सेशन है, और उसके ऊपर वो जो एक्ट कर रहा है बार बार हाथ धोने का, उसको हम कंपल्शन कहते हैं। इसलिए घर वाले आपको बताएंगे कि सर सारे दिन हाथ धोता रहता है, एक एक बार में 20-20 बार हाथ धोता है। अगर किसी को लगता है मेरी बॉडी गंदी है तो बाथरूम में घुस जाते हैं, तो नहाते ही रहते हैं जैसे बाथरूम में पहले, और उनके बड़े एक अजीब से रिचुअल्स होते हैं। पहले आपको जाते ही अंदर शावर को या जो नल लगा हुआ अंदर उसको साफ करेंगे, फिर बकेट बाल्टी को साफ करेंगे, फिर चारों तरफ दीवारों को साफ करेंगे, फिर उनको लगता है अच्छा इधर से छींटा तो नहीं लग गया, तो वो उसको दोबारा से उस चीज़ को साफ करेंगे। मतलब उनके लिए वो जो पहले नहाने से पहले का जो प्रोसेस है वही इतना लंबा हो जाता है कि बाथरूम से निकलते निकलते आप विश्वास कीजिए कि कई मेरे पास पेशेंट्स हैं जैसे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बाथरूम में ही लगा देते हैं। जैसे किसी को वॉशरूम से, टॉयलेट से बड़ा इशू होता है, मॉर्निंग में फ्रेश होकर आते हैं तो उनको लगता है कि जैसे मैंने पीछे पानी चलाया, मैं प्रॉपरली मैं क्लीन हुआ नहीं हुआ, अच्छा वो छींटा मेरे पैर पे तो नहीं लग गया था, अच्छा मेरे कपड़ों पे तो नहीं लग गया था, अब मैं अंदर जाऊँगा तो वो मैं बेड पे बैठ जाऊँगा, मेरी बेडशीट भी गंदी हो जाएगी। तो वो उसकी वजह से वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जिनको ये कंटामिनेशन का होता है, वो सुबह फ्रेश होने के बाद बिना नहाए हुए अपने रूम में नहीं घुसते और अपने टॉवल को, अपने कपड़ों को अंदर नहीं लेके जाएंगे, उनको लगेगा बाथरूम में मैंने कपड़े टांग दिए तो वो गंदे हो जाएंगे। तो ये कंटामिनेशन का है, मतलब गंदगी रिलेटेड वो, और इसकी वजह से वो अपने आप भी ऐसे रहते हैं। और फिर देखिए आपको पता है कि ये विचार ईगो डिस्टोनिक है, ये पेशेंट को अपने विल के अगेंस्ट, मतलब अपनी विश के अगेंस्ट ये चीज़ें करनी पड़ रही है, तो वो भी इससे बहुत डिस्ट्रेस फील करता है। उसको पता है कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर मैंने ये सारे प्रोसीजर को नहीं किया तो मुझे बहुत दिक्कत होगी, मुझे बहुत एंजाइटी होगी, तो वो फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। उनको पता है कि सारे दिन मैं थक जाता हूं, तो फैमिली से कुछ ऐसी चीजें कराने लगते हैं, जैसे कोई बाहर आएगा, बाहर से आएगा तो उसको भी वो नहलाएंगे, बाहर से आएगा तो उसको अंदर स्लीपर या जूते नहीं लाने देंगे, उनको बिना कपड़े चेंज किए हुए घर में नहीं घुसने देंगे। तो वो धीरे धीरे फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, फैमिली भी इससे काफी डिस्ट्रेस फील करने लग जाती है। तो ये कंटामिनेशन का। कई लोगों को सिमेट्री और ऑर्डर का ओसीडी होता है, जैसे कि एक चीज को पर्टिकुलर, जैसे मैंने एक मोबाइल को यहाँ रख दिया, मुझे बार बार लगेगा मैंने सीधा नहीं रखा, मैंने पर्टिकुलर उसको प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा, मेरी बुक जैसे अरेंज है तो उस पेशेंट, उस स्टूडेंट को लगेगा कि मेरी बुक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो बार बार उन चीज़ों को और एक सिमेट्री ऑर्डर में करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम सिमेट्री और ऑर्डर का ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेशन बोलते हैं। जैसे एक इसमें एग्रेसिव एंड सेक्सुअल ऑब्सेशन होते हैं, कि जैसे एग्रेसिव क्या है, एक हम बोलते हैं ऑब्सेसिव इम्पल्स। जैसे कि आप बालकनी में खड़े हैं तो पेशेंट को लगेगा मैं कूद तो नहीं जाऊंगा आपके, जैसे कई लेडी मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं सर जैसे बच्चा इसकी गोद में तो इसको लगता है बच्चे को गिरा तो नहीं देगी, तो इम्पल्स एकदम से उनको डर लगता है कि मैं ऐसा कर तो नहीं दूंगा। जैसे कपड़े में चेंज कर रहा हूँ तो कई, जैसे अभी मैंने एक पेशेंट देखा हो अंदर से बंद करके कपड़े चेंज करते, उसको लगता है कि मैं कपड़े चेंज करते करते एकदम बिना कपड़ों के बाहर तो नहीं निकल जाऊंगी, तो इसको एक एग्रेसिव टाइप ऑब्सेशन, जैसे इंपल्स आती है पेशेंट को और वो पेशेंट को डराती है। सेक्सुअल ऑब्सेशन, जैसे इसका मैं एक अलग भी वीडियो बनाऊंगा जो आप देखेंगे। लेकिन सेक्सुअल ऑब्सेशन क्या होते हैं, जैसे कि पेशेंट को अचानक से थॉट आने लगता है कि मुझे मैं होमोसेक्सुअल तो नहीं हूँ। जैसे एक तो जैसे LGBTQ वीडियो में मैंने आपको बताया कि पर्सन होमोसेक्सुअल होता है और वो उसके बारे में वो कंफर्टेबल है, वो लीगल है, वो जैसे मैंने बताया कि वो लीगल है और वो उसका राइट है, तो वो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन उसको पर्सन को पता है कि मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ और फिर भी अचानक से उसको थॉट आता है कि यार मैं कहीं होमोसेक्सुअल तो नहीं हूँ। उसकी वजह से वो क्या करता है, वो थॉट उसको डिस्ट्रेस देने लगता है, वो अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करने लगता है, फ्रेंड की गैदरिंग में नहीं जाता कि यार कहीं मेरा दोस्त मुझे उस नज़र से तो नहीं देखेगा, उसको लगेगा तो नहीं कि मैं होमोसेक्सुअल, मैं कभी उसको टच तो नहीं कर दूंगा। तो वो इस थॉट से इतना फियरफुल रहने लगता है कि वो इतना
इतना परेशान हो जाता है कि वो अपनी दूसरी चीज़ों को कर ही नहीं पाता। अगर वो जॉब कर रहा है, स्टडी कर रहा है, कई बार जैसे मेरा एक पेशेंट था, उसने क्या किया कि पेड सेक्स, उसने पैसा दे के देखना चाहा कि मैं कहीं होमोसेक्सुअल तो नहीं हूँ। आप सोचिए, जब वो उस पर्सन के पास गया तब उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं तो अपोजिट सेक्स के लिए मेरा अट्रैक्शन है, मेरा सेम सेक्स के लिए अट्रैक्शन ही नहीं है। तो इस बार कई बार क्या होता है, इस होमोसेक्सुअल वाले जो थॉट है उससे पर्सन नुकसान भी उठा। जैसे वो पेड सेक्स के पास चला गया, उसने चलो कोई भी इंटीमेसी उसके साथ कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किया, लेकिन कई बार लोग कर देते हैं तो अननेसेसरी आपको हो सकता है कि वहाँ से कुछ बीमारी का खतरा भी हो सकता है। तो होमोसेक्सुअल ऑब्सेशन, जिसको हम सेक्सुअल ऑब्सेशन बोलते हैं, कि पर्सन को ऐसा लगने, कई बार क्या होता है कि जैसे रिसेंटली मेरा एक पेशेंट था और वो उसको क्या लगता था कि सर मैं जब घर में रहता हूँ तो देखिए एक मदर, एक सिस्टर हमारी कितनी एक अलग ही रेस्पेक्ट होती है उन लोगों के लिए, एंड उसको अचानक से जब भी वो देखता था अपनी मदर या सिस्टर की तरफ तो उसको लगता था कि मैं उनके गलत जगह पे देख रहा हूँ, मतलब उनके ब्रेस्ट की तरफ देख रहा हूँ या उनके जो गलत पार्ट की तरफ देख रहा हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये थॉट है। लेकिन पर्सन उस चीज़ को उस वक्त नहीं समझ पाता और उसको लगता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं मेरी मदर को गलत नज़र से कैसे देख सकता हूँ, मैं मेरी सिस्टर को, दे आर द रिस्पेक्टेड फीमेल इन माई लाइफ, तो उसको उससे इतना डिस्ट्रेस होने लगता है। तो आप समझ रहे हैं कि वो थॉट है, वो एक्चुअली ऐसा कर नहीं रहा है, लेकिन वो एक थॉट है जो उसको डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है, उसमें फियर क्रिएट कर रहा है, जिसको हम सेक्सुअल ऑब्सेशन बोलते हैं। कई बार रिलीजियस ऑब्सेशन होते हैं, जैसे आप पूजा कर रहे हो, जिस भी रिलीजन धर्म से आप बिलोंग करते हो, आप पूजा कर रहे हो तो अचानक पर्सन को गॉड एंड गॉडेसेस की कुछ नेकेड पिक्चर दिखाई देंगी, उसको लगेगा कि मैं मतलब अचानक से पर्सन इतना स्ट्रेस में चला जाता है कि मैं भगवान के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। कभी वो पूजा करते हुए, वर्शिप करते हो तो उसको लगेगा कि मैं भगवान को गाली ना दे दूँ, वो मंदिर के सामने से गुजर रहा है, उसको लगेगा मैंने कुछ गलत बोल दिया, फिर वो वापस आके वो सॉरी मांगने लगता है, मतलब उसके ऊपर वो मेंटल कंपल्शन करने लगता है। तो ये हम रिलीजियस ऑब्सेशन बोलते हैं कि कुछ इमेजेस होती हैं, जो इमेजेस आपकी आंखों के सामने आती हैं, भगवान, आपके देवी देवताओं की कुछ गलत मतलब नग्न पिक्चर, या फिर आपको लगता है कि मैंने भगवान को गाली तो नहीं दे दी, भगवान को मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। कई लोगों को इमेजेस आती हैं कि मैं भगवान के ऊपर वो पोटी लगी हुई देखते हैं। तो इस टाइप के ऑप्शन, आप सोचिए कि पर्सन को ये पता नहीं है कि ये उसको बीमारी है, और आप सोचिए कि आपको अपने गॉड के अगेंस्ट ऐसे विचार आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना डिस्ट्रेसफुल होंगे ये। और ख़ासकर हमारी कंट्रीज़ में जहाँ पे हम मतलब इन सब चीज़ों को, अपने रिलीजन को काफ़ी उस एक आस्था के थ्रू फॉलो करते हैं, तो ये पर्सन को काफ़ी डिस्ट्रेस में डाल देता है, जिसको हम रिलीजियस ऑब्सेशन बोलते हैं। कई बार जैसे डाउट होता है कि आप बाहर निकलोगे और आप किसी डॉगी के पास से निकले तो उसको लगेगा कि मुझे कुत्ते ने काट तो नहीं लिया है, बार बार वो घर पे जाके चेक करेगा, उसको अपने सारे घर वालों से चेक कराएगा। अभी एक मेरा पेशेंट था जो घर पे उसके जैसे पैट डॉगी है, उसके उन्होंने वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ करवा रखा है, फिर भी घर पे वो बार बार उसने मुझे लगता है करीब 17-18 टाइम्स रेबीज़ की वैक्सीन लगवा ली। मैंने उसको बोला यार तुझे रेबीज़ छोड़ो, तुझे इस वैक्सीनेशन से कुछ ना कुछ इशू हो जाएगा। कुछ सालों में, लास्ट के कुछ सालों में उसने कह रहा सर, मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने बोला कि सर मैंने 17-18 बार मतलब रेबीज़ के इंजेक्शन लगवा लिए, क्योंकि वो जैसे ही किसी के पास से निकलता डॉगी से उसको लगता मुझे काट लिया, और वो बार बार उसको चेक करता, और लास्ट में जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो जाके रेबीज़ के वैक्सीनेशन लगवा देता। तो ये कुछ टाइप के ऑब्सेशंस होते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको, कंटामिनेशन का, गंदगी का जो सबसे कॉमन टाइप है, सिमेट्री ऑर्डर का, रिलीजियस ऑब्सेशन, आपका सेक्सुअल ऑब्सेशन, आपको डाउट रहते हैं, कुछ थॉट्स हैं जो आपको बार बार आते रहते हैं, जैसे किसी को काउंटिंग का होता है कि मैं इस काम को करूंगा, जैसे मैंने हाथ धोए तो मुझे मेरा 7 नंबर लकी नंबर है, मेरा 4 नंबर सपोज अनलकी नंबर है, तो जैसे मान लो उसने अनलकी नंबर पे रुक गया तो उसको वापस करना पड़ेगा कि मुझे जब तक मेरा लकी नंबर मेरे दिमाग में आता है तब तक मुझे उसको ऑब्सेशन को करना है। तो ये लकी अनलकी नंबर के अकॉर्डिंग भी लोग करने लगते हैं। तो इसमें दोस्तों काफ़ी टाइप के ऑब्सेशन होते हैं। दोस्तों जो हम ऑब्सेशन की बात कर रहे थे, इसमें एक और कंपोनेंट होता है मैजिकल थिंकिंग, जिसको लेके पेशेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। मैजिकल थिंकिंग क्या होता है? थॉट इक्वल टू एक्ट। पेशेंट जैसे मान लीजिए एक गली से गया, उसको लगेगा कि मैं इसी गली से मुझे वापस आना चाहिए वरना मेरी मम्मी बीमार हो जाएगी, अगर मैंने इस काम को ऐसे नहीं किया तो पापा की डेथ हो सकती है। सो उसमें थॉट इक्वल टू एक्ट होता है कि अगर मैंने ऐसा जो सोच आया कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये एक्शन होने वाला है, और पेशेंट अपनी विल के अगेंस्ट, अपनी इच्छा के अगेंस्ट उसको पता है कि ये सब बकवास है, बस उसको करना पड़ता है, और कई बार इस चीज़ों को करते करते वो इतना थक जाता है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। सो मैजिकल थिंकिंग भी एक ओसीडी का कंपोनेंट है। और कंपल्शन जैसे मैंने बताया कि उसको अगर कंटामिनेशन, गंदगी रिलेटेड ऑब्सेशन है तो बार बार वो अपनी बॉडी को धोता रहेगा, अपने हाथ को धोता रहेगा। ये उसके मतलब जिसको हम वॉशर्स कहते हैं कि भाई बार बार धोना,
तो वॉशर एक टाइप का कंपल्शन हो गया। और एक चेकर्स कंपल्शन होता है। चेकर्स मतलब बार बार चीज़ों को चेक करना। आप बाहर से आओगे स्कूटी में, बार बार चेक करके आओगे, यार स्कूटी मैंने बंद की थी कि नहीं की थी, मैंने बाइक अच्छे से बंद की थी नहीं की थी। अगर आप कार से उतरो तो मैंने कार का डोर लॉक किया था नहीं किया था। नाइट में सोने से पहले बार बार अपने दरवाजे को चेक करोगे कि मैंने बाहर का दरवाजा बंद किया नहीं किया। उसको हम चेकर्स बोलते हैं। सो दोस्तों, पहले हम कहते थे कि जो कंटामिनेशन है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन है, और जो वॉशर्स है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपल्शन है। लेकिन अभी रिसेंट जो स्टडीज़ बता रही हैं कि जो कंटामिनेशन यस अभी भी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन है, लेकिन जो वॉशर्स है उसकी जगह जो चेकर्स है, चेकर्स मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपल्शन हो गया। सो वॉशर्स और चेकर्स हम इंपॉर्टेंट कंपल्शन में काउंट करते हैं। तो ये इसके टाइप्स हो गए कि ये ऑब्सेशन और ये कंपल्शन। और उसके साथ आपका जो इसका कारण क्या है, अगर हम इसके कारण की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था, इसमें एक सेरोटोनिन नाम का केमिकल होता है जिसका जो लो हो जाता है। और लो की बजाय अगर हम बोलें कि उसका डिसरेगुलेशन हो जाता है, कि जो सेरोटोनिन केमिकल का डिसरेगुलेशन हो जाता है। एक लूप होता है CSTC लूप। CSTC लूप मतलब कॉर्टिकोस्ट्राटोथैलेमोकॉर्टिकल लूप। ये जो CSTC लूप है, आप इसको अगर आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये एक फिल्टर की तरह है हमारे ब्रेन में, कि ये थॉट्स को छान देता है, मतलब फिल्टर कर देता है, हमारे अननेसेसरी थॉट को हमारे दिमाग में नहीं आने देता। अब ये जो फिल्टर है CSTC लूप का, ये सेरोटोनिन के डिसरेगुलेशन से इस लूप में गड़बड़ हो जाती है। और उस लूप की गड़बड़ी की वजह से आप ये मान लीजिए कि जो फिल्टरिंग है वो उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो अननेसेसरी के थॉट भी पेशेंट को वो आने लगते हैं, उन थॉट्स को वो रोक नहीं पाता और उसकी वजह से OCD होता है। तो इसका जो केमिकल है जो मैंने बताया, सेरोटोनिन का डिसरेगुलेशन और जो आपके CSTC लूप में डिफेक्ट होना, ये इसका मेन कारण माना जाता है। और उसके अलावा अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, उसके दो मेन रीजन होते हैं, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ऑफ कोर्स आपकी फैमिली में ये है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अब तो इतने पेशेंट देखने के बाद मुझे लगता है कि हमारे जो डेटा हैं जो बुक्स में वो भी चेंज होने चाहिए, क्योंकि हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में जेनेटिक बहुत ज़्यादा कंपेयर टू मेडिकल स्टडी, और जेनेटिक OCD में भी है। अगर आपके फैमिली में है मम्मी पापा की तरफ, तो आपको भी इसके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जेनेटिक और उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे आपको कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस हो गया, अचानक के आपकी लाइफ में बड़ा स्ट्रेस आया, वो भी आपको OCD कॉज कर सकता है, या कोई आपका चाइल्डहुड ट्रामा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, हम बोलते हैं PANDAS, PANDAS, पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून, PAN पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर AS एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। सो PANDAS हम बोलते हैं पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। कहने का मतलब ये PANDAS क्या होता है, जिन बच्चों में बचपन में जो थ्रोट का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, जैसे आपने सुना होगा सर इसको बहुत ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस रहती थी, बहुत ज़्यादा इसको गले का इन्फेक्शन रहता था, जिन बच्चों को ये स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, एक ये ऑटो इम्यून रिएक्शन होती है, उन बच्चों में फ्यूचर में OCD होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये दोस्तों इसके रीजंस थे कि वे सेरोटोनिन का जो आपका डिसरेगुलेशन है, CSTC लूप का डिफेक्ट है, और उसकी वजह से कुछ जेनेटिक और कुछ एनवायरमेंटल कोज है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये इतने टाइप का OCD है, इतने टाइप के ऑब्सेशंस होते हैं और इतने टाइप के कंपल्शंस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो प्लीज़ इसको समझें, इसको पहचानें कि ये आप ज़बरदस्ती नहीं सोच रहे हैं, आप जानबूझ के नहीं सोच रहे हैं, अपने आप को गिल्ट में ना ले जाएं। ये एक बीमारी है जिसकी वजह से विचार आ रहा है, आप इसके विचार को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीमारी है, कोई भी पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका इलाज हो सकता है। इसलिए आप समझिए कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, बट उसको हैंडल कैसे करना है, उसका इलाज कैसे करना, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें करें कि किसी को आप ये शेयर करें, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारे अवेयरनेस काफ़ी फैल सकती है। जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर की अभी भी अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस का बहुत सीरियस इशू है, तो प्लीज़ इस चीज़ में आप इस मुहिम में मेरा साथ दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।